Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next video in the series of Sociology MCQ. क्लास 12 सोशियोलॉजी की MCQ इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं और अब तक अपनी सीरीज में हम लोग ऑलरेडी 25 MCQs पे बात कर चुके हैं एंड यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे 26 MCQ के साथ। हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, तो कोई हिंदी मीडियम का भी स्टूडेंट है तो यहाँ पे आपको प्रॉपर क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड इसका पर्पस है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज आपके CUET एग्जामिनेशन के लिए आपकी रिवीजन कराना। एंड जब हम यहाँ पे 1 मार्क क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो हम कई बार कुछ टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में समझते भी हैं, जिससे कि आपके जो बोर्ड के लिए सब्जेक्टिव आंसर होते हैं जो आपको 2, 3, 4, 5, 6 नंबर में प्रेजेंट करने होते हैं, वो टॉपिक भी आपके यहाँ से कवर और रिवाइज हो सकते हैं। इन केस आपको कोई डाउट है कुछ क्वेश्चन को समझने में, किसी टॉपिक को समझने में, आप उसको कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं। आई ट्राई की नेक्स्ट क्लास में उस टॉपिक को भी आपको कवर करवाऊं। तो सीधा आते हैं 26 क्वेश्चन पे एंड आप लोग मैक्सिमम ट्राई कीजिए जितना मैक्सिमम लोगों को ये सॉरी सेशन शेयर कर सकते हैं तो सब तक ये चीज पहुंचाएं, सो दैट जितने ज्यादा स्टूडेंट उतने ज्यादा एक तरीके से यहाँ पे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और कंटेंट शेयर करने के लिए आई फील मोटिवेटेड और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊंगी, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट कौन है? आप लोग ऑप्शन देख के आंसर बताएंगे कि भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन है। मैं आपको बता देती हूँ, ये जो पर्सन है इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जनक भी बोला जाता है संविधान का। और इन्हें जनक क्यों बोला जाता है? इसलिए नहीं क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन एक एक चीज अपने हाथ से लिखी है। इन्हें जनक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। और ड्राफ्टिंग कमेटी काम क्या कर रही थी? ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जितने भी प्रपोजल थे ना, सबको रीड कर रही थी और सब एक तरीके से जितनी भी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई हैं सब ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे वहां से पास होके आगे गई है। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो अगर चीफ आर्किटेक्ट पूछे, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के जनक पूछे या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष पूछे तो हमारा आंसर सेम है। आई होप अब तक सबने आंसर कर दिया होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर, राइट। BR अम्बेडकर ये भारत के पहले, आजाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर भी बने थे। जब भारत आजाद हो गया है, यहाँ पे मिनिस्ट्री असाइन की गई है तो अलग अलग मिनिस्टर बन रहे थे, तो जो लॉ मिनिस्ट्री थी वो किसको दी थी? BR अम्बेडकर जी को दी थी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैंडलेस माइग्रेंट वर्कर आर ऑल्सो कॉल्ड। भूमिहीन प्रवासी श्रमिकों को इनमें से क्या कहा जाता है? फॉर्मल वर्कर, औपचारिक श्रमिक, फुटलूज लेबर, हिंदी में फुटलूज लेबर ही हमारे पास, नॉलेज वर्कर या फिर फोर्स्ड लेबर, जबरन मजदूर, राइट। ये क्या होते हैं? ये जो पर्सन होते हैं, जो माइग्रेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं काम की तलाश में, राइट। इनकी अपनी कोई खुद की जमीन नहीं है, भूमिहीन लोग हैं और लैंडलेस भी है मतलब जमीन नहीं है। और माइग्रेंट मतलब कि काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और क्योंकि ये श्रमिक है, क्योंकि ये वर्कर है, तो आपको पता है ये वेजेस पे काम करते हैं, डेली भत्ते पे काम करते हैं, ये सैलरी पे काम नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर देंगे आप लोग। तो यहाँ पे अब तक सबने आंसर कर लिया होगा, मैं डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। द आंसर इज फुटलूज लेबर, राइट। क्लियर? सो आई होप सबको क्लियर होगा। यहाँ आंसर हो गया फुटलूज लेबर। हिंदी में भी आप देख लेंगे, दिस इज द आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन वाज गिवन बाय। हिंदी में देख लेंगे, समाजशास्त्रीय कल्पना की अवधारणा किसने की? अब जिसको पता है उसने डायरेक्ट आंसर दे दिया होगा। यहाँ पे आप लोग आंसर दीजिए, तब तक मैं बताती हूँ। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, समाजशास्त्रीय परिकल्पना मतलब समझ में आ रहा है किसी भी चीज को समाजशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, राइट। समाजशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। तो एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे, जिनकी इस नाम से एक किताब भी थी, ये एक बुक भी थी जिसमें उन्होंने इस कंसेप्ट को समझाया है, जहां वो ये बात करते हैं कि किस तरीके से आपकी जिंदगी में कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं, कुछ आपके व्यक्तिगत मुद्दे होते हैं, राइट। पर्सनल यानी व्यक्तिगत।
और कुछ चीजें होती हैं कि वो पब्लिक है। तो किस तरीके से वो पर्सनल इशू पब्लिक मैटर बनते हैं, पब्लिक इश्यूज बन जाते हैं, समान यानी जनता के कॉमन इश्यूज बन जाते हैं, राइट। पब्लिक मतलब जनता। तो अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पढ़ाई की हुई है, मैं अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन मुझे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, वो मेरा पर्सनल इशू है, मुझे जॉब नहीं मिल रही, उस वजह से मैं अर्न नहीं कर पा रही हूँ, ये सब चीजें। लेकिन जब मैं देखूंगी कि ये जो एम्प्लॉयमेंट का इशू है, ये मेरे साथ नहीं, मेरे वर्ग के या मेरे टाइम के पढ़े लिखे बहुत सारे लोगों के साथ ये इशू हो रहा है कि उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, राइट, दे आर नॉट एबल टू गेट द जॉब। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा एक पब्लिक इशू, ये पब्लिक इशू भी है। तो कई बार आपकी पर्सनल प्रॉब्लम जो है, अगर हम उनको विस्तार पूर्वक देखेंगे तो वो पब्लिक इशू का रूप भी ले लेती हैं, वो कई बार एज अ कॉमन मुद्दे भी होते हैं। आई होप अब तक सबने इसका आंसर कर दिया होगा कि इस टॉपिक का आंसर क्या है। द आंसर टू दिस इज सी राइट मिल्स। क्लियर। सी राइट मिल्क एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे जिन्होंने ये कंसेप्ट जो है वो दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल किसने दिया, वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, रॉबर्ट माल्थ्यूस, अगस्त कॉम्ट, एफ डब्ल्यू टेलर और फोर्ड। देखो सबसे पहले तो एक चीज समझो, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ये बिजनेस स्टडीज में 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाए जाते हैं डिटेल में सारे प्रिंसिपल। साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कहता है, मैनेजमेंट मतलब प्रतिबद्ध, अपने काम को करना या दूसरों से करवाना। जैसे आप देखते हो ना, एमबीए की डिग्री ले रहे हैं लोग, एचआर बन रहा है, कोई मार्केटिंग में मैनेजमेंट कर रहा है, कोई फाइनेंस में कर रहा है, कोई टूर एंड ट्रैवल में कर रहा है, कोई होटल मैनेजमेंट कर रहा है। तो मैनेजमेंट मतलब उस चीज को आप बेहतर तरीके से कर पाओ, जो भी काम आप कर रहे हो, जिस भी फील्ड में कर रहे हो, उसको आप एफिशिएंसी से कर पाओ, पूरी पूरी क्षमता से कर पाओ। एफिशिएंसी से करने का मतलब होता है कि आप उसको बिल्कुल कम से कम कॉस्ट में, मतलब पैसा कम से कम लगा के रिटर्न ज्यादा से ज्यादा उस चीज में दे सको, तब तो हम कहेंगे कि यार बहुत बढ़िया काम करा है आपने, बहुत एफिशिएंट हो आप तो, राइट। तो यहाँ पे इन व्यक्ति ने जिसने साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात की, उस उन्होंने भी यही बताया कि जब आप एक कंपनी में काम करते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो आपको थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच के साथ काम करना चाहिए, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की कि हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है। बहुत सारे तरीके हैं, ये आपको प्रोडक्शन करना है, आपको उत्पादन करना है, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं कि आपको अपना गोल अचीव करना है। तो आप फाइंड आउट करो कि सबसे सही तरीका कौन सा है। फिर जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वर्कर्स भी कई बार बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। मान लो टूल्स किसी जगह रखे हैं, वर्कर आना जाना कर रहे हैं बार बार, वहां से टूल्स उठा के ला रहे हैं, तो उतने में काफी टाइम वेस्ट हो रहा है। उस टाइम को हमें बचाना चाहिए। हमें अपनी वर्कर्स को अपनी इंडिविजुअल के बारे में, अपने फायदे के बारे में नहीं, बल्कि एज अ होल सोचना चाहिए, सबके फायदे के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सब का फायदा होगा, कंपनी का फायदा होगा लॉन्ग रन में, तो उनका भी कुछ हद तक फायदा होगा। तो इस तरीके के कुछ प्रिंसिपल हैं जिनकी बात साइंटिफिक मैनेजमेंट आपका करता है, वैज्ञानिक प्रबंध जो है प्रबंधन करता है। तो ये थ्योरी किसने दी है, ये थ्योरी दी है एफ टेलर ने, फेडरिक विंस्लो टेलर ने। क्लियर। एफ टेलर इज द पर्सन, और इन्होंने इसमें बात क्या की है ये भी मैंने आपको छोट मतलब शॉर्ट में बता दिया है। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे ये चीजें लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर वाले पार्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ती हूँ फिर हिंदी में भी पढ़ दूंगी। डैश इज अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट की एक ब्रांच है, दैट सीक टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएगी, थ्रू द क्रिएशन ऑफ यूनिक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्रिएट करता है ये जो प्रोसेस है, जो आपका प्रोडक्टिविटी और क्या बढ़ाएगा, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा। डैश जो है प्रबंधन सिद्धांत की वह शाखा है जो अद्वितीय संगठनात्मक संस्कृति के निर्माण के माध्यम से उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का प्रयास करती है, राइट। अभी डिस्कस करा है ना हमने ये कंसेप्ट ऊपर, मैं ज्यादा अब टाइम नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैं समझा चुकी हूँ ये कंसेप्ट। द आंसर इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लियर। एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा एनवायरमेंट हम ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करेंगे जिससे कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके। अगले क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा, right? Imitating the culture and practices of lower caste by the upper caste. उच्च जाति द्वारा निम्न जाति की संस्कृति और प्रथाओं का अनुकरण करना क्या कहलाता है। देखिए बहुत से बच्चे भी एक्साइटमेंट में क्या करेंगे, संस्कृताइजेशन भी नो, बट थोड़ा सा जो ये गलती कर रहे हैं, जिसने नहीं करी वेरी गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ, बट जिसने ये गलती करी है थोड़ा सा रुको और देखो, यहाँ लिखा है कि लोअर जो कास्ट है उसका कल्चर कॉपी कर रहे हैं अपर कास्ट के लोग, जैसे कि अल्कोहलिज्म, नॉनवेज खाना, ये सब चीजें जो अपर कास्ट के हिसाब से कौन थे, अगर कास्ट हायरार्की देखे तो टॉप पे तो ब्राह्मण्स बैठे हुए थे ना,
आज की डेट से अपने टाइम से मत कंपेयर करो, बट जो कास्ट स्ट्रक्चर बनाया गया था उसके हिसाब से कंपेयर करो। तो टॉप पे ब्राह्मण बैठे हुए थे, तो ब्राह्मण में तो नॉनवेज खाना, अल्कोहल, ये सब बिल्कुल बैन था। बट आज की डेट में तो ऐसा नहीं, आज की डेट में पीपल आर डूइंग दैट, क्योंकि आज की डेट में वो वाला सिस्टम नहीं रह गया है ना कि ब्राह्मण जो है वो सिर्फ पूजा पाठ और इन सब चीजों का काम करेंगे, राइट। तो ये चीज है यहाँ पे। तो अपर कास्ट कॉपी कर रही है, इमिटेट कर रही है लोअर कास्ट को। जब लोअर कास्ट इमिटेट करती है अपर कास्ट को तो वो संस्कृताइजेशन कहलाता है, बट जब अपर कास्ट लोअर कास्ट को इमिटेट कर रही है तो वो कहलाता है डी संस्कृताइजेशन। क्लियर? डी संस्कृताइजेशन, असंस्कृतिकरण। और आप सबको पता होगा ये संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, इन सबका कंसेप्ट दिया किसने था? तो द पर्सन इज एम.एन. श्रीनिवास। भारतीय समाजशास्त्री थे, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे एम.एन. श्रीनिवास, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 32, WTO इज द सक्सेसर ऑफ। बहुत आसान है, WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है, पता होगा कब बनाई गई। फैक्ट बता देती हूँ आपको इसके। और देखिए, WTO बनाई गई थी 1995 में। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापारिक संगठन। क्या फुल फॉर्म है? WTO का फुल फॉर्म क्या है? विश्व व्यापारिक संगठन। विश्व व्यापारिक संगठन। WTO के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड, जेनेवा। जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और भी फैक्ट मैं बता रही हूँ इसके रिगार्डिंग ना आपको। तो WTO ग्रुप है कंट्रीज का जो आपस में बैठ के ट्रेड रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, संधियां कर रहे हैं। प्लस अगर आपस में कोई ट्रेड रिलेटेड कंट्रीज में डिस्प्यूट हो जाए, व्यापार को लेके कोई आपसी झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो वो भी WTO में डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा LDCs, जो लीस्ट डेवलप कंट्री है, जो भी उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई है, WTO कोशिश करता है कि जो डेवलप कंट्री है, जो आपकी विकसित देश है, वो इन कंट्रीज पे भी फोकस करे। ऐसा ना हो कि अपने डेवलप नेशन के साथ ट्रेड करे और खुद आगे बढ़ जाए और ये बहुत ज्यादा पिछड़ जाए। तो ये सब WTO के कुछ ऑब्जेक्टिव्स है हम देखें तो। अब WTO से पहले क्या था? WTO तो 1995 में आया, बट WTO से पहले जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते थे तो यहाँ 1947 में एग्जिस्टेंस में आया था गैप, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, कि जब भी ट्रेड करना है तो आपको ये एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। तो इसके बाद 1995 में क्या बना? WTO बना। तो WTO किसका सक्सेसर है? गैट। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्या बोलना चाह रहा है, और डिटेल में और भी बातें आपको समझ में आ गई हैं। WTO किसका सक्सेसर रहेगा? गैट का। अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीजनिंग असर्शन। आपको पता है रीजनिंग असर्शन के ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, तो पहले पढ़ लेते हैं। Traditionally, a lower caste adopted the lifestyle of the dominant caste in the process of संस्कृताइजेशन। सब बात तो सही बोलिए, यही तो भी हमने ऊपर देखा था मीनिंग। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। परंपरागत रूप से एक निचली जाति ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में प्रमुख जाति की जीवन शैली को अपनाया। राइट, ये तो सही बात बोल रहा है। अब रीजन पढ़ते हैं। क्योंकि, ध्यान से पढ़ते हैं, पहले हिंदी में पढ़ लेती हूँ। क्योंकि प्रमुख जाति की जीवन शैली को अपनाना आमतौर पर जाति व्यवस्था के भीतर ऊपर की ओर गतिशीलता की जाति का प्रतीक था। मतलब अगर लोअर कास्ट अपर कास्ट को इमिटेट कर रही है तो इसका मतलब आपकी अपवर्ड सोशल मोबिलिटी हो रही है। बिकॉज अडैप्शन ऑफ द लाइफस्टाइल ऑफ द डोमिनेंट कास्ट यूजुअली सिंबलाइज अ कास्ट ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी विद इन द कास्ट सिस्टम। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे लोअर कास्ट है, यहाँ पे अपर कास्ट है। तो जब आप इनको कॉपी कर रहे हो तो यू वांट टू मूव अपवर्ड इन द साइकिल ना, मतलब इस चीज में आप ऊपर मूव करने की बात कर रहे हो। तो बिल्कुल इसी कारण तो इमिटेशन स्टार्ट हुआ था। हालांकि जो अपर कास्ट में पहुंचते पहुंचते आपको हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग जाते थे, आपकी सेकेंड थर्ड जनरेशन मूव कर पाती थी। अभी तो सबको पता है ना, आप लोअर कास्ट को आप इमिटेट करना स्टार्ट करो तो कल को आपको अपर कास्ट की तरह लोग ट्रीट करना स्टार्ट कर देंगे? नहीं करेंगे। बट आप करना स्टार्ट करोगे, आपके घर का कल्चर वैसा सेट होगा, आपकी अगली जनरेशन भी वही करेगी, उसकी अगली जनरेशन भी वही करेगी, तब जाके सोसाइटी में पीपल विल कंसीडर दैट यस, ये अपर कास्ट को बिलोंग करते हैं। राइट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों बातें सही हैं और रीजन भी सही है। राइट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हिंदी में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोनों सही है कथन, और जो है ये करेक्ट स्पष्टीकरण है। रीजन जो है वो आपके कथन का करेक्ट स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। आई होप चीजें हेल्प कर रही हैं। राइट, और इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इफ यू गाइस वांट ये सीरीज कंटिन्यूटी में रहे तो हम इसी तरीके से इसको आगे कंटिन्यूटी में रखेंगे, और अपने मैक्सिमम MCQ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जो भी रहेगा, टेबल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, मैं सब यहाँ पे आपको इस सीरीज में कवर कराऊंगी। पेंडेमिक स्पेनिश फ्लू जो था, जो ऑलमोस्ट 40 मिलियन पीपल को जिसने मारा, स्पेनिश फ्लू जिसके बारे में माना जाता है कि उसने इतने लोगों को मारा, वो कब आया?
फैक्चुअल क्वेश्चन, आई एम नॉट टेकिंग मच टाइम, आप लोगों को पता होगा तो आपने आंसर दे दिया होगा, बट द आंसर इज 1918 टू 1919। क्लियर? 1918 टू 1919 हिंदी में भी द आंसर इज 1918 टू 1919। चलिए आगे देख लेते हैं। अगेन रीजनिंग असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आ गया। देयर इज अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड कल्चर। एग्रीकल्चर और कल्चर के बीच में कनेक्शन है, बिल्कुल, क्योंकि कल्चर, जब मैं संस्कृति की बात करती हूँ तो मैंने आपको बताया हुआ है कि संस्कृति और एग्रीकल्चर में कनेक्शन है। संस्कृति सिर्फ कोई धर्म नहीं है, संस्कृति सिर्फ धर्म से रिलेटेड नहीं है, संस्कृति इज, कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ। आप किस तरीके से जी रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आपकी क्या जाति है, आपका क्या धर्म है, आप कहाँ रह रहे हो, ये सब आपके कल्चर को बनाते हैं, राइट? ये सारी चीजें कल्चर को शेप करती हैं। तो क्लोज कनेक्शन है, ठीक है, हाँ क्लोज कनेक्शन है, बिकॉज दोनों कल्चर और जो सोशल स्ट्रक्चर होता है रूरल इंडिया में, विलेजेस में, क्लोजली बाउंड अप विद एग्रीकल्चर एंड द एग्रेरियन वे ऑफ लाइफ, कि ये दोनों जो है वो क्या है, वो एग्रेरियन वे ऑफ लाइफ से रिलेटेड है। तो क्या लिखा है रीजन यहाँ पे देखेंगे, कृषि और संस्कृति के बीच घनिष्ठ संबंध है ग्रामीण भारत में, क्योंकि ग्रामीण भारत में संस्कृति और सामाजिक संरचना दोनों ही कृषि और कृषि जीवन शैली से क्या है, जुड़ी हुई है। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें आप सही बोल रहे हो और कारण भी कहीं ना कहीं आप सही दे रहे हो। तो वो दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने 25 फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करा था, 10 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में हम 25 तक कवर कर चुके थे, आज हमने 25 टू 35 क्वेश्चन कवर करे हैं। ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पे आज की वीडियो में कंप्लीट करे, 35 तक हम पहुंच गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 36, और इन्हीं वीडियो सीरीज में बीच में मैं आप लोगों को पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी कि एग्जाम में पैसेज आए, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में भी आना है और सीयूईटी में भी आना है। तो हाउ टू अप्रोच, कि किस कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं, टाइम कैसे बचा सकते हैं। देखो पढ़ के करना तो सबको आता है, लेकिन आपको भी पता है कि पैसेज में डायरेक्ट क्वेश्चन जो नीचे पूछे जाते हैं उनके आंसर मिलते ही नहीं है। ये हमारी 6th 7th क्लास का अनसीन पैसेज नहीं है जो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा और हम आंसर करके इजीली चीजों को प्रेजेंट कर देंगे, राइट? तो हमारी एक चैप्टर को लेकर अंडरस्टैंडिंग, टॉपिक को लेकर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसे हम लोग सीखेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई डाउट है देन यू कैन आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स। इस सीरीज को हम इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे एंड कोई भी और डाउट है किसी कंसेप्ट में, किसी क्वेश्चन में, यू वांट मी टू मेक फर्दर वीडियोस और स्टार्ट समथिंग न्यू विद रिगार्ड टू दिस, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस दैट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।